बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर। स्पेशल प्रोग्राम के साथ आया हूं। मेरे साथ आदिल उमर साहब हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद है। आजकल उनके बड़े चर्चे हैं, तो चर्चे होने भी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया और ऐसे काम कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर के लोग खुश हो रहे हैं। स्पेशली हम बात करेंगे कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन पर। बाज़ार कहाँ वो यूरोप की तरह का चीज़ लग रही है, तो लोग बड़े खुश थे। हमने ईद पे भी प्रोग्राम किया, वैसे भी विजिट करते रहते हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, वो बार बार हो, ज़्यादा बल्कि पूरा शहर ऐसा हो। और उम्मीद है कि अगर यही ऐसे ही लोग हमारी गवर्नमेंट में रहे, ज़िलाई गवर्नमेंट में रहे, तो वो इसको इकदाम को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं आदिल उमर साहब, ये बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी कीमती टाइम से हमारा टाइम दिया। क्या कहेंगे ब्यूटिफिकेशन के बारे में? थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेके आएँ, आपका बहुत शुक्रिया। ब्यूटिफिकेशन ये चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का एक विजन है। पूरे पंजाब में ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं, ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है उसमें 4 ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मेरे पास ये कचहरी बाज़ार वाला प्रोजेक्ट था और एक मंसूराबाद में हमारा 66 फुटा बाज़ार है। ये एक मॉडल होता है। नॉर्मली इसका मकसद, सम टाइम लोग कहते हैं कि इस पे एक जगह पे पैसे खर्चे हैं बाकी जगहों पे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मॉडल बनता है कि आपने जब भी कोई बाज़ार उसको डेवलप करना है तो आपने उसके फसाड को किस तरह से इम्प्रूव करना है। आपके शेड्स, नॉर्मली लोग बड़े वो कपड़े के या इस तरह लटकाए होते हैं जो कि बड़ी शैबी लुक देते हैं, उसको आपने एक सिमेट्री में लेके आना होता है। बोर्ड किसी ने बड़ा लगाया होता है, किसी ने छोटा लगाया होता है, आपने उसको एक कंसिस्टेंट शेप में लेके आना होता है। फिर इंक्रोचमेंट में 2 दुकानदार आगे 2 पीछे, वो लोगों के राइट्स का वो जो है वो ख़राब होते हैं कि जो आगे आ गया, जो पीछे रह गया बेचारा, जिसने इंक्रोचमेंट नहीं की, उसका क्या कसूर है। तो हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करके उनको उनकी ब्रीडिंग लाइन तक महदूद किया है। फिर इसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया कि जो वॉक कर रहे होते हैं लोग, कोई मोटरसाइकिल उनको लग रहा होता है, कोई गाड़ी लग रही होती है, लोग फैमिली के साथ आते हैं, तो हमने अच्छा जो है वो अच्छी टाइल के साथ जो है वो वॉक वे दिया है। शाम के बाद, चूँकि पाकिस्तान में 7-8 माह गर्मी रहती है, तो शाम के बाद बहुत ज़्यादा कस्टमर्स निकलते हैं, तो हमने बड़ी अच्छी वहाँ पे लाइट्स का इंतज़ाम किया है। थोड़ा सा दरमियान में ग्रीन पैच भी देने की कोशिश की है। तो ये एक मॉडल बनाया है कि बाज़ार इको फ्रेंडली और वॉक करने वाले लोगों के लिए जो फ्रेंडली है वो इस तरह की शेप में होता है। अच्छा सर, वहाँ पे हमने कोई विजिट किया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स तो वहाँ पे खुश हैं, दोनों को एक अच्छी जगह मिल गई है, दोनों चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ आप शॉपिंग भी करें और साथ में एंटरटेनमेंट भी करें। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे कारोबारी हज़रात ताजिर से उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, वो कह रहे हैं कि इसको अगर मॉडल ही बनाना था तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस, वो यहाँ पे मुतासर हो रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक कंसर्न उनका बहुत जायज़ है, मैं भी समझता हूँ, और ये डिप्टी कमिश्नर साहब का भी नोटिस है, मैडम कमिश्नर साहिबा के भी नोटिस में, वो है पार्किंग का इशू। देखें, अगर लोगों को पार्किंग की स्पेस नहीं मिलेगी, हमने तो उसको पेडेस्ट्रियन कर दिया है, तो लोग कहाँ गाड़ी लगा के बाज़ार में जाएंगे। ये एक उनका कंसर्न जेन्युइन है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 5 पार्किंग प्लाजा जिनकी अरबों में जो है वो एस्टिमेट्स बनते हैं, वो अप्रूव हो गए। और सबसे पहले इंशाल्लाह हम जो पार्किंग प्लाजा शुरू भी करेंगे वो कचहरी बाज़ार के लिए ही होगा, ज़ैलगर के जो है वो पीछे। इसी तरीके से 4 और लोकेशन है जिसमें, और मैं ये समझता हूँ कि जब 8 बाज़ारों का ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, साथ में हम पार्किंग का इंतज़ाम भी कर चुके होंगे, और फिर ये लोग देखेंगे कि इनकी बिज़नेस एक्टिविटी मुतासर नहीं हुई बल्कि इस पहले से भी इम्प्रूव हुई। अच्छा सर, आपने पार्किंग की बात की है, हम बचपन से देख रहे हैं इन बाज़ारों में प्लाजाज बनते हैं, उनके नीचे बेसमेंट बनते हैं, जो अथॉरिटीज़ इसको रूफ करती है, वो ऐसे आई थिंक प्लाजा के जो बेसमेंट है उनको पार्किंग ऐसे वो इम्प्रूव करते हैं। लेकिन बाद में लोग वहाँ पे जो पार्किंग की बजाय जो है दुकानें बना लेते हैं, एक्स्ट्रा वहाँ पे किराए लेते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। तो इस बारे में इकदाम क्यों नहीं होते कि उस जो अगर प्लाजों के अंदर ही नीचे पार्किंग हो तो? ये आपने बहुत बेसिक बात की। देखें, हम एज सिटीजन्स, जब हम भी सिटीज़न होते हैं, शायद जॉब में नहीं होते, तो हम हर चीज़ गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रोवाइड की जाए, लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ है, हम उसको थोड़ा सा निगलेक्टेड रखते हैं। अब देखें, आपने बात की कि जब भी कोई प्लाजा बनता है तो उसका प्लाजा का प्लान तब अप्रूव होता है जब उसकी पार्किंग की सफिशेंट स्पेस वहीं पे अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पे आप इस पूरे क्लॉक टावर एरिया में देखें, किसी ने अपना पार्किंग का इंतज़ाम नहीं किया होगा, बल्कि उनकी सारे, एक प्लाजा बहुत बड़ा होगा लेकिन जो पार्किंग है वो रोड के ऊपर होगी। ऐसी तो ये इसमें शायद हमारी गवर्नमेंट महकमों की भी कुछ कोताही हो, लेकिन गवर्नमेंट का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता कि वो हर चीज़ को इतना माइन्यूटली देखे। सिटीजन्स का भी वो है
बनता है, हक फ़र्ज़ बनता है कि वो जो भी चीज़ अप्रूव कराएं उसके मुताबिक ही वहाँ पे डिज़ाइन एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी हो। अच्छा सर, जिस तरह कचहरी वज़ार की ब्यूटिफिकेशन हुई है, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा कि जो इनकमिंग डेज़ हैं मुहर्रमों के बाद जो है तो मुहर्रम आ जाएंगे, तो कौन कौन सी ब्यूटिफिकेशन प्लान में है और किस तरह की जो चेंजिंग आएगी फैसलाबाद में। क्लॉक टावर एरिया में अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह हमारा सुबह एक टेंडर खुलेगा जो कि जंग बाज़ार और अमीनपुर बाज़ार का है। और जो सेकंड फेज़ है, फर्स्ट में हमने कचहरी बाज़ार और क्लॉक टावर के एरिया को लिया था, अब जंग बाज़ार और अमीनपुर बाज़ार को टेकअप किया गया। और जो फिर थर्ड फेज़ होगी उसमें बाकी जो रिमेनिंग 5 बाज़ार हैं उनको टेकअप किया। और सर मेट्रो के हवाले से ज़रा गाइड कर दीजिएगा। मेट्रो का प्रोजेक्ट किक स्टार्ट हो गया हुआ है, वो रफली उसकी 80 बिलियन कॉस्ट है, 64 बिलियन जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बाकी लोगों से जो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वो उनकी कॉस्ट है। और ये इंशाल्लाह वेल बिफोर टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका सेक्शन 4 हमने जो है वो पब्लिश कर दिया, वो इस पर एतराज़ वगैरह ले रहे हैं। इनकमिंग डेज उस पर डी पैक एक्सपेक्टेड है और हमारे जो डीपूज हैं वो भी बन चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर फुली मोबिलाइज्ड है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ही दिनों, हफ्तों नहीं बल्कि दिनों बाद फुल स्विंग में यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। सर जो मेट्रो है इसकी जो कुछ लोगों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि उस मेट्रो की जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बिल्डिंग्स आ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो उनके कारोबार भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये कि इसका जो पीरियड है ये कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला आपका क्वेश्चन था उसमें इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि मिनिमम लोगों को डिस्प्लेस करना पड़े। जैसे अगर जड़ावाला रोड की जगह काम थी तो वहाँ पे रेज्ड एलिवेटेड जो है वो बनाए गए हैं। और जो हमारा जंग रोड है चूँकि वो ज़रा वाइड है और उसमें सेंटर से उसको गुजारा जाएगा, बहुत कम जगहों पे हमें जो लैंड है वो एक्वायर करना पड़ेगी। इसका एस्टिमेटेड टाइम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली 2 साल का है, 2 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करना होगा एंड वी आर होपिंग कि ये बिफोर टाइम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो रूट होंगे जिस पर हम इसको चलाया जाएगा उसको हम डबल शिफ्ट में करेंगे कि सिंगल रोड पे चलेगा इसको। नहीं, मैं वही आपको बता रहा था कि जो हमारा डिपो है इधर फैसल टाउन जड़ावाला रोड पे जहाँ से इसने स्टार्ट होना है प्रोजेक्ट में, उसके आगे चूँकि जड़ावाला रोड थोड़ा नैरो है तो वहाँ पे जो ऊपर से चलेगी रेज्ड बेड होगा इसका बस का। लेकिन जो ही हम जंग रोड पे जड़ावाला रोड से अब्दुल्लापुर के पास से गुजर के राजबाग से होते हुए जंग रोड पे चढ़ेगा, चूँकि जंग रोड ज़रा वाइड है तो वहाँ पे सेंटर में रेस नहीं होगा, वहाँ पे सेंटर से डाउन ये गुजरेगा। इसमें सर पुल भी ऐड होंगे? पुल नहीं, बल्कि रफली हाफ पोर्शन तो वैसे ही एलिवेटेड है। अच्छा, एलिवेटेड है, जैसे आप लाहौर में मेट्रो को देखते हैं तो वो ऊपर से गुजर रही है, क्योंकि नीचे से अगर हम उसको गुजारेंगे तो बहुत सारी दुकानें हैं और वो सारे लोगों को हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसलिए ये मोर देन हाफ जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ पे ये एलिवेटेड है। यानी कि इस प्रोग्राम पे भी आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं कि लोगों का कम से कम नुकसान, कम से कम मिनिमम इंटरेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं पैरा फोर्स को ऐड कर लूँ, वो भी आप डील कर रहे हैं, तो पैरा फोर्स जो है उनको बहुत सारी जो है जिम्मेदारियां दे दी गई हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से भी, और तो इस बारे में क्या कहेंगे कि नाज़रीन को हमारे को ये पैरा फोर्स से हम क्या क्या जो है वो। असल में इसका जो कॉन्सेप्ट था ये सिविल फोर्स के तौर पे आई थी। आप देखेंगे कि नॉर्मली इनके पास वेपन नहीं होते और इसका मकसद था कि जो पुलिस है वो क्रिमिनल साइड के जो केसेस हैं उसको देखे, और जो पीरा फोर्स है वो सिविल नेचर के जिसमें इंक्रोचमेंट्स हैं, प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटी है, तो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें वो महकमों की हेल्प करे। इवॉल्विंग फेज़ में है, नई फोर्स बनी है। जब भी कोई नई चीज़ बनती है उसमें बहुत सारे मसाइल भी सामने आते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका सलूशन भी निकलता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक नई फोर्स बनी है जो कि अभी अपने इवॉल्विंग फेज़ में है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिविल नेचर के सारी चीज़ें हैं वो यही फोर्स देती है। अच्छा, पैरा फोर्स जो है सर, इसमें उनको जो जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, एक तो इंक्रोचमेंट थी ना, उसके अलावा और बहुत सारी हैं। यानी कि मैं कल पढ़ रहा था कि उसमें कब्ज़ा ग्रुप, दूसरे वो जो बदमाशी टाइप लोग हैं, उनको भी एक इसकी 154 आई थिंक एक बना दी गई है हेल्पलाइन, तो उस पर जो है आवाम जो है वो कॉल करके उनसे मदद ले सकती है। उसमें ना एक्ट्स हैं, इनकी जुरिस्डिक्शंस उन तक रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें रफली 8 एक्ट्स हैं जिनको ये डील करता है। उस एक्ट में अगर जैसे प्राइस कंट्रोल एक्ट है वो इनकी जुरिस्डिक्शन है, ये प्राइस पे फाइन भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, FIR भी दे सकते हैं। इसी तरीके से जो इंक्रोचमेंट है, एंटी इंक्रोचमेंट की एक्टिविटी पे ये कर सकते हैं।
लेकिन जो नाजायज़ कब्ज़ा है वो एक डिफरेंट डोमेन है। लेट्स सपोज वो किसने अगर सरकारी जगह पे नाजायज़ कब्ज़ा तो पहले मैं उसकी 32-34 करूँगा बिल्कुल और फिर पीरा फोर्स करेगी, वो डायरेक्टली अपने तौर पे इंटरवीन नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किसी के घर पे कब्ज़ा है तो पहले सिविल कोर्ट डिक्री करेगी ओके और फिर पीरा फोर्स वहाँ पे जाके, बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम डायरेक्टली पीरा को दरखास्त देंगे और शायद वो उठ के जाके उनका कब्ज़ा खाली हाँ करा ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं है, उसका एक तरीका है। वो लॉ में उस एक्ट में उसका दिया हुआ है कि प्रोसेस क्या होगा। कान पे कब्जा है, पहले सिविल कोर्ट उसकी डिक्री देगी, फिर पीरा फोर्स उसको खाली कराएगी। इसी तरह से सरकारी जगह है तो असिस्टेंट कमिश्नर उसकी पहले 32-34 सेक्शन के ऑर्डर करेंगे और फिर पीरा फोर्स। अच्छा सर, इन दी एंड जो है हमारे चैनल के तरफ से जो हमारी फैसलाबाद की आवाम है उनको ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से कोई अहम पैगाम देना चाहें तो ज़रा। पैगाम यही है कि गवर्नमेंट और आवाम डिफरेंटली अगर चलें तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर एक टीम की फॉर्म में दोनों मिल के काम करें तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। जिस तरह हम ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कचहरी बाज़ार है तो हमें आपकी ये हेल्प चाहिए होगी कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं प्लीज़ उसको ख़राब ना करिए। जो इंक्रोचमेंट यहाँ से नेल कराई है कोई उससे अपने इंक्रोचमेंट से आगे जो है वो दोबारा वहाँ पे इंक्रोचमेंट ना करे और सफाई का खास ख्याल रखें। और यही मैसेज पूरे सिटी में है कि जब तक आप हमारे साथ मिलकर एक टीम के तौर पे काम नहीं करेंगे हम फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हमारी टीम बन जाएंगे तो हम 100% इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद आदिल उमर साहब। उन्होंने वाज़ेह तरीके से ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हमें बयान किया और उन्होंने वजाहत कर दी कि ये जो फैसलाबाद है हम इसको मॉडल सिटी बनाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है जो कि कचहरी बाज़ार का जो टीज़र बोलते होते हैं जब फिल्म से पहले जो आता है, लेकिन अभी पूरी फिल्म बाकी है। तो जब तक वो यहाँ पे हैं वो फैसलाबाद सिटी को मॉडल सिटी बनाने के इक़दाम में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे और जो आवाम की खिदमात हैं वो उसको जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।